एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल, आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्स के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास मेहमान है भारत सरकार में कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री एसपी बघेल जी। एसपी बघेल साहब, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। बघेल साहब, मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये लुटियन जोन है, ये काजल की कोठरी है और 8 साल तक माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं और उनके दामन पर एक छींटा नहीं आया है, कालिख नहीं लगी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मैं देखता हूँ जब देश आज़ाद हुआ था तो प्रथम 5 वर्ष में कृष्णा मेनन साहब रक्षा मंत्री थे, जीप का घोटाला हो गया। राजीव गांधी के समय को फोर्स आप देख रहे हैं, मनमोहन सिंह जी बड़े ईमानदार थे लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए और 2G 3G कोयला कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स तक नहीं हुई। तो 8 साल तक पूरे मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी बेदाग छवि के साथ 8 साल गुजारे हैं। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। तो ऐसा कोई नेता को करना तो बड़ा कठिन सा लगता है जो राजनीतिक है। कोई फकीर स्वभाव का आदमी हो या अवघड़ होते हैं ना, अवघड़ टाइप का हो या परमहंस टाइप के, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं मोदी जी के लिए एक शेर पढ़ता हूँ कि ना मांझी ना रहबर ना हक में हवाएं, या कश्ती भी टूटी ये कैसा सफ़र है। फकीरी का अपना अलग ही मजा है, ना पाने की चिंता ना खोने का डर है। तो जिसको ना पाने की चिंता हो ना खोने का डर हो, वही राष्ट्र हित में ऐसे क्रांतिकारी निर्णय ले सकते हैं जो देश के लिए हितकारी होते हैं। जी बघेल साहब, आपका न्याय मंत्रालय की एक अहम जिम्मेदारी है और कहीं की हम देख रहे हैं कि कोर्ट में कहीं के मामले जो होते हैं वो बहुत ज्यादा दशकों से पेंडिंग चले हुए हैं। हालांकि खतरा ये अदालतों का मामला है, लेकिन इसको लेकर सरकार और आपकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है जिसकी वजह से लोगों को न्याय जल्द से जल्द मिल सके? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहेंगे कि ब्रिटानिया हुकूमत के ऐसे 1450 कानून जो इररिलेवेंट थे, असामयिक थे, जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, जो ऊपर थुके हुए थे, उनको खत्म करने का काम किया है। दूसरा काम ये हुआ है कि एक बहुत बड़ा बजट जो है ई कोर्ट्स के लिए दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है। आपने देखा हुआ कलकत्ता कोर्ट का हम लोगों ने उद्घाटन किया और वो ऐसा लग रहा था जैसे 7 स्टार होटल है। इसके अलावा जो है न्याय बंधु एक योजना आई है, उसमें हम लोग फ्री एड देते हैं। उसी के साथ टेली लॉ है, प्रो बोनो स्कीम है कि ऐसे लोग जो गरीब लोग हैं, शोषित पीड़ित वंचित हैं और गरीबी भी है तो नहीं कर सकते हैं, उनको ये एक कानूनी सहायता देने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विभाग ने करने का काम किया। और पॉक्सो कोर्ट बनी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है। कुछ ऐसे भी उदाहरण आ रहे हैं कि 72 घंटे में सजा भी देने का काम किया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और आप देख रहे होंगे कि गृह मंत्रालय ने मदद करने के लिए बहुत सारे नार्को टेस्ट हो रहे हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहे हैं, बायोलॉजिकल टेस्ट हो रहे हैं, फॉरेंसिक लैब बहुत अप टू डेट हो रहे हैं माननीय गृह विभाग के द्वारा, विशेष के द्वारा, जिससे वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर सजाएँ हो रही हैं। पहले अक्सर ये होता था कि वो मुकदमा लिखाया, वादी ने कहा कि मेरे साथ एक घटना हुई है, 2 गवाहों ने कहा मैंने देखा है, उसके आधार पे सजा होती थी या छूटते थे। आजकल अगर वादी मुकर भी जाए तो बायोलॉजिकल टेस्ट बोलेंगे, DNA बोलेगा, फुटप्रिंट बोलेगा, फिंगरप्रिंट बोलेगा, ब्लड टेस्ट बोलेगा, सीमेंट टेस्ट बोलेगा, तो लाइट डिटेक्टर बोलेगा। तो इन सब चीज़ों से कन्विक्शन की भी दर है वो जो बढ़ रही है। जी बघेल साहब, आप कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी आपके पास है। जो पर्टिकुलर 1990 जो एक्ट है उसको लेकर कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि सही नहीं है, आपका क्या मानना है? देश काल परिस्थितियों के अनुसार भारत के संविधान में भी कई संशोधन हुए हैं। यहाँ तक कि है कि जो संविधान की मूल आत्मा है, जिसको प्रीएम्बल कहते हैं, उसमें भी संशोधन हुए हैं। तो ऐसा कोई कानून जो जैसे कहा ना 1450 रानी के हुकूमत में लगाए थे, वो राजा थे, हम लोग रैयत थे, उनको शोषण करना था, इसलिए उसमें भी खत्म ही कर दिया है। तो ऐसे कोई भी कानून है जो देश काल परिस्थितियों के अनुसार अगर उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है तो सरकारें करती रही हैं और वर्तमान सरकार भी करेगी। मुझे खुशी के साथ बताना पड़ रहा है देशवासियों को कि माननीय
गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी ने ये तय किया है कि जो IPC 1860 की है, CRPC अमेंडमेंट 1973 की है और इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 का है, उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन होगा। इसलिए पत्रकारों से भी, वकीलों से भी, संविधान विशेषज्ञों से भी, लॉ के स्टूडेंट से भी और वाइस चांसलर्स हैं, लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब से हम लोगों ने सुझाव मांगे हैं। तो क्योंकि अब 1860 की IPC वो है इंडियन पीनल कोड जरूर है, लेकिन वो ब्रिटानिया हुकूमत के अनुसार बनाया गया था। तो उसमें काफ़ी परिवर्तन आ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों को जल्दी न्याय मिले और पारदर्शी न्याय मिले और जो है उनका पैसा भी कम मिले। जी, बघेल साहब आपसे मेरा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि पर्टिकुलर एक जो रिलीजन समुदाय है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो विरोध कर रहा है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उसको लेकर आपका क्या मानना है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में आना चाहिए? मैं बात करूंगा, लेकिन जब हमारी शुरुआत मोदी सरकार के 8 साल जो है के ऊपर हुआ है कि सेवा और सुशासन और गरीब कल्याण, तो वो भी बात कर रहे हैं। 2014 को हम लोग बेस मानते हैं, कांग्रेस 47 को मानती है, हम लोग 14 को मानते हैं। 2014 से पहले सड़क पर शौच करती हुई महिलाओं को प्रधानमंत्रियों ने देखा, लेकिन इतने संवेदनशील नहीं थे कि उनके लिए इज्जत कर बनाते। 2014 से पहले 45 करोड़ लोगों का बैंक में ही खाता नहीं था। तो इसी से माइंड सेट करो कि ये अमीरों का देश नहीं है, गरीबों का देश है, मध्यम तबका है, शोषित पीड़ित वंचित होता है। तो 45 करोड़ ने बैंक ही नहीं देखी थी। क्यों नहीं देखी थी? पैसे नहीं होते थे। आज उन पे पैसे भले ना हो, लेकिन पैसे जो सरकार दे रही है वो DBT आ रही है। तो राजीव गांधी ने जब ये कहा था कि वो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे लाते हैं, तो वो अगले दिन DBT क्यों नहीं कर दी उन्होंने? बैंक में खाता खुलवा देते हितधारकों का। ऐसे थोड़ा ना डायलॉग मारने से थोड़ा काम चलेगा। कन्फेस किया है, देश के सबसे सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति ने स्वयं ये कन्फेस किया है कि दिल्ली का 1 रुपया 15 पैसे पहुंचता है। तो बीच में अगर कोई खाता है, चाहे वो ADO हो, BDO हो, CDO हो, DTO हो, नेता हो, ब्लॉक प्रमुख हो, MLA MP हो, तो अपने को भी शामिल करते हैं ना उसमें। तो फिर अगले दिन बेनिफिशियरी का खाता खुलवा देना चाहिए था। उनकी मदद ने तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो उसके बाद खाता खुलवा देते, डायरेक्ट पैसा चला जाता, तो 1 का 1 रुपया जाता। जैसे कि 5 दिन पहले मोदी जी ने शिमला से एक बटन दबाई और 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपये की किस्त 11वीं पहुंच गई। तो 200 लाख करोड़ से ऊपर पैसा पहुंच चुका है। इसी प्रकार से अगर 12,000 का शौचालय बन रहा है तो वो डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में जा रहा है। आवास का पैसा उसमें जा रहा है, किसान सम्मान निधि का पैसा उसमें जा रहा है। ई श्रमिक कार्ड में अगर कोई श्रमिक की पहली बेटी पैदा होती है तो माँ के खाते में 35,000 जा रहा है, वरना ये फाइलों से होके गुजरता तो तमाम अधिकारी और ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन उसमें उसका पैसा मार देते। तो एक ही नियम बनाना था कि DBT करना है। तो ये किया। तो 14 से पहले लोग छप्पर में रह रहे थे, लोग पॉलीथिन में रह रहे थे, आधे कमरे में भैंस बनती थी, आधे में चारपाई पड़ती थी। आज प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको 1,20,000 का मकान, शहर में 2.5 लाख का मकान मिल रहा है। 2014 से पहले गरीब लोग जो है इलाज के अभाव में मर जाते थे। आज उनका 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री का प्रत्येक परिवार प्रति वर्ष पूरे खानदान का इलाज होगा, वो भी अच्छे अस्पतालों में होगा। 2014 से पहले श्रमिकों को कोई सुविधा नहीं मिलती थी। आज 35,000 रुपये लड़की पैदा होने पर, दूसरी लड़की पैदा होने पर 35,000। आवास अगर उनका प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाया तो 1,20,000 शहर के अनुसार 2.5 लाख रुपये। अंत्येष्टि वाले दिन भी 5,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा उनकी बेटी की शादी अगर वो सामूहिक रूप से करेंगे तो 65,000 रुपये खाते में सीधे जाएंगे और 10,000 रुपये का दान दहेज, खाना पीना, बैंड बाजे, हवन, पंडित सामग्री में खर्च होते हैं। तो ये बहुत बड़े काम हुए हैं और मेरी दृष्टि से एक आपने कहा था ना कौन सबसे बड़ा काम है, ये क्या काम है कि भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त 8 साल है, ये बड़ी बात है। दूसरी, दिल्ली की और भाजपा केंद्र शासित राज्यों में और सेंट्रल गवर्नमेंट में नॉन स्टेट नौकरियों के इंटरव्यू खत्म करने में बहुत बड़ा काम होता है। क्योंकि इंटरव्यू लेने के लिए नहीं हुआ करते थे पुरानी सरकारों में। लेना है तो आगरा की स्पेलिंग बताओ, नहीं लेना तो चेकोस्लोवाकिया की बताओ। और जब तक इस तरह से वीडियोग्राफी नहीं होगी बातचीत की और इंटरव्यू की, तब तक आप कोर्ट में नहीं जा सकते थे। तो कुल मिला के नॉन लिस्टेड सभी नौकरियों में साक्षात्कार समाप्त करना, लिखित परीक्षा लेनी,
फिजिकल को जोड़ना नहीं, केवल क्वालिफाइंग करना, और OMR सीट पर केवल आपको टिक करना है और कंप्यूटर कॉपी जांचेंगे। तो लोगों को नौकरियों में 50 रुपये भी खर्च नहीं हो रहे हैं और वो 50,000 रुपये महीने की नौकरी पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम हुआ। ये क्या काम है कि कोरोना काल में विकसित राष्ट्र जो नहीं कर पाए वो प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। टाइम पे हमने कर्फ्यू लगाया, टाइम पे भारत को बंद करने का काम किया। और इस शताब्दी का अगर सबसे बड़ा कोई है, सुनते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था तो उच्छिष्टवा घोड़ा निकला था, ऐरावत हाथी निकला था, पारिजात निकला था, रंबा चंबा निकली, अमृतविष निकला होगा। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने जो स्वदेशी वैक्सीन निकाली है, ये अमृत है उसका, और उसमें भी राजनीति लोग करते हैं। और इस शताब्दी का एक जिम्मेदार व्यक्ति का सबसे घटिया बयान अगर मैं कोई मानता हूँ तो श्री अखिलेश यादव ने ये कहा है कि ये भाजपाई वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। ऐसा करके उन्होंने हमारे जो इस मूवमेंट को बहुत पीछे करने का काम किया। तो ऐसे तमाम काम है, कोई एक आध काम नहीं है। ये जुलाई अगस्त के महीने में हमारी दादियाँ और नानियाँ गीली ढेंचा, गीली लकड़ी, गीले कंडों में खाना बनाती थी, धुएं से अपने मोतियाँ बंद करती थी। आज उज्ज्वला योजना के तहत आप देखते हो कि लगभग 9.5 करोड़ महिलाओं को जो है गैस सिलेंडर मिलने का काम किया, वो भी सब्सिडी का हुआ है। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है, शौचालय बन रहे हैं, आवास बन रहे हैं, विधवा पेंशन को बढ़ाकर 1,000 कर दिया है, दिव्यांग पेंशन 1,000 कर दिया, वृद्धावस्था पेंशन को 1,000 कर दिया। और उसी के संदर्भ में ये 8 साल है, डबल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश में तमाम शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया, मेट्रोज आ रही हैं और एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। आज आप दिल्ली से चलोगे तो ये ठीक है कि ये दूसरी सरकारों ने 2 बनाई, लेकिन बलियावाला और गंगा एक्सप्रेस हाईवे, उसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, और सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज भारत की बहुत बड़ी धमक है। अब हमको जादूगरों का देश और बाजीगरों का देश और सांप छछूंदर का देश नहीं कहलाते हैं। जब हमारा बच्चा सिंगापुर और मलेशिया उतरता है ना, तो टैक्सी वाले कहते हैं IT। तो ये IT को डिजिटल करना, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, खेल की कोई नीति नहीं थी। आज हम थॉमस कप जीत रहे हैं, तो हम ओलंपिक में पदक ला रहे हैं, तो हम वर्ल्ड कप में ला रहे हैं, तो हम कॉमनवेल्थ में ला रहे हैं। हमारी लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं। कुल मिला के जैसे गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, ऐसे मोदी काल हिंदुस्तान के इस शताब्दी का स्वर्ण युग। सर, मेरा सवाल अभी पेंडिंग है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो समाज विरोध कर रहा है, इसको लेकर सर आपको क्या लगता है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हमेशा काशी मथुरा अयोध्या, धारा 370, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, और कहते से 3 तलाक, ये हमेशा रहे। और हम राम मंदिर देख रहे हैं, क्रम से हमारा जो एजेंडा था, क्रम से हम उसको अचीव कर रहे हैं। जहाँ तक कॉमन सिविल कोड का है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ये है। मेरी निजी राय भी है कि ये देश संविधान और भारत के कानूनों से चलेगा। जब हम कॉमन सिविल कोड इसलिए भी होना चाहिए कि पूरे देश को बिना जाति क्षेत्र धर्म देख करके 80,000 लोगों को हम लोग माननीय प्रधानमंत्री 5 किलो गेहूँ और चावल खरीद दे रहे हैं। तो फिर वहाँ उनको सोचना चाहिए कि फिर कोई कानून, यहाँ तो यूनिफॉर्मिटी है, हम शौचालय दे रहे हैं यूनिफॉर्मिटी है, आवास दे रहे हैं यूनिफॉर्मिटी है, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं यूनिफॉर्मिटी है, तो जो गैस सिलेंडर दे रहे हैं उसमें जाति क्षेत्र धर्म नहीं दिखाया जा रहा है। तो कॉमन सिविल कोड के बारे में भी थोड़ा आपको बताते हैं कि इससे कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं। इसमें यह है कि विवाह पद्धतियाँ, विवाह है, डिवोर्स है, उत्तराधिकार है, दत्तक है, वारिसान है, इसमें एक समान नागरिक आचार संहिता रहनी चाहिए। क्योंकि देश संविधान IPC, CRPC, CPC, इंडियन एविडेंस एक्ट से चलेगा। तो मोटर व्हीकल एक्ट सबके लिए है, जो उल्लंघन करे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, जो उल्लंघन करेगा चालान होगा। आर्म्स एक्ट में जो उल्लंघन करेगा चालान होगा। एक्साइज एक्ट में जो उल्लंघन करता है चालान होता है। कोई ये थोड़ा कह सकता हम इस क्षेत्र के हैं या हम एलीट क्लास के हैं या हम इस धर्म विशेष के हैं तो हमें सहूलियत मिलनी चाहिए। इसलिए कॉमन सिविल कोड जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अपने एजेंडे में और उस दिशा में सोचा जा रहा है। वकील साहब, नंबर इंडियंस के समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।